चमक रहा होता है, मिक्सी के बाद नहीं आ रहा है, लाइट तो नहीं लगी। और मैटर सब साफ आ रहा है ना, चेहरा खाली वहाँ कहलाता होगा। चलिए ध्यान से देखिए, अब देखिए मैं सीमा मैम 5-6 बार में याद हो जाएगा ना कोबाल्ट। अच्छा 5-6 बार करेंगे तो अब जब तक कोबाल्ट याद नहीं हो जाएगा तब तक चलेंगे। बताइए कोबाल्ट का प्रत्यय क्या होता है? अब तो याद हो गया, तब जब एक बार में याद हो जाए तो और अच्छी बात है। चलिए कोबाल्ट का प्रत्यय क्या होता है? चलिए हमसे पूछा जाता परीक्षाओं में विटामिन B12 में कोबाल्ट कितना प्रतिशत पाया जाता है? ये याद हो गया। या विटामिन B12 में किस तत्व की प्रचुरता होती है? कोबाल्ट की 4%। हाँ अच्छा ट्रेन नॉलेज है, चलिए मतलब याद है ना। हाँ देखिए अब कहानी बताई नॉलेज कहाँ से आया। अगला देखिए, यह आरबीसी के निर्माण में क्या होता है? सहायक। लाल रुधिर कणिका के निर्माण में सहायक होता, कौन सहायक होता है? कोबाल्ट सहायक होता है। क्लियर हो गया। अब तत्व की बात किया जा रहा है तो कोबाल्ट हो रहा है, और विटामिन की बात किया जाएगा विटामिन B12 होगा। लेकिन आप पढ़ चुके हैं कोबाल्ट प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, प्रत्यक्ष रूप से सहायक रक्त का निर्माण केवल लोहा करता है ना। आप प्रत्यक्ष रूप से कोबाल्ट और कॉपर करता है। और प्रत्यक्ष रूप से देखिए हमने आपको पहले ही बताया था जब लोहा पढ़ा रहे थे, आपको हमने बताया था डायरेक्ट रक्त का निर्माण करने वाले विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन B9 और क्या होता है मैम जी? लोहा होता है। ये 3 विटामिन या एक तत्व इस डायरेक्ट रक्त के निर्माण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। और इनडायरेक्ट में कौन कौन होता है मैम? इनडायरेक्ट में कोबाल्ट होता है और कॉपर होता है और विटामिन C होता है। ये तीनों जो होते हैं इनडायरेक्ट निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया? हाँ ये तीनों क्या कर रहे हैं देखिए मैम, कोबाल्ट जो होता है विटामिन B12 का संश्लेषण कर ले रहा है तो विटामिन B12 रक्त का निर्माण करेगा ना। और कॉपर जो होता है या लोहा का संश्लेषण करता है तो लोहा रक्त का निर्माण करता है। विटामिन C भी लोहा का संश्लेषण करता है तो लोहा रक्त का निर्माण करता है। लेकिन ये तीनों जो होते हैं, तीनों विटामिन और लोहा डायरेक्ट रक्त के निर्माण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। पूरा बात क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिए, कोबाल्ट लोहे के अवशोषण में क्या हो रहा है? सहायक हो रहा है। देखिए विटामिन B12 का भी निर्माण कर रहा है, किसका निर्माण कर रहा है मैम जी? लोहा का निर्माण कर रहा है। तो लोहा का पहला कार्य है रक्त का निर्माण करना। आपके टीजीटी परीक्षा में पूछा गया है लोहा का पहला कार्य क्या होता है मैम? लोहा का पहला कार्य होता है मैम रक्त का निर्माण करना। रक्त का क्या करना मैम? निर्माण करना। दूसरा कार्य होता है लोहा का या हीमोग्लोबिन का क्या करता है मैम? हीमोग्लोबिन का भी क्या करता है मैम? निर्माण करता है। तीसरा कार्य इसका क्या है मैम? या हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन का क्या कर रहा है? परिवहन करता है। बात क्लियर हो गया। चलिए अगला बात देखिए, विटामिन B कोबाल्ट जो होता है विटामिन B12 के भी संश्लेषण में अर्थात निर्माण में क्या होता है मैम? सहायक होता है। सब याद हो रहा है ना सीमा? कितना बार हुआ? 5 बार हो गया। हाँ अगला देखिए, हाँ अगला कोबाल्ट एवं मैग्नीज। कोबाल्ट एवं मैग्नीज, मैग्नीज का प्रतीक क्या होता है? Mn। मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg और मैग्नीज का प्रतीक होता है Mn। तो कोबाल्ट एवं मैग्नीज ये थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं। आप जानते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से। किस ग्रंथि से होता है? और आप भली भांति पढ़ चुके हैं कि मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। और पुरुष अगर कहा गया पुरुष में कितने होते हैं? 8। स्त्री में कितने होते हैं? 8। और मनुष्य में 9। मनुष्य शब्द का प्रयोग कर दिया गया तो नर मादा दोनों आ जाएंगे ना। तो आप जानते हैं नर में क्या होता है? वृषण होता है और स्त्री में क्या होता है? अंडाशय होता है। इसी के कारण अगर नर मादा शब्द का प्रयोग किया गया तो 8 है, क्योंकि वृषण स्त्रियों में नहीं होता है और अंडाशय पुरुषों में नहीं होता है। लेकिन जब मनुष्य शब्द का प्रयोग किया गया तो 1 बढ़ जाएगा कि नहीं? बताइए, समझ रहे हैं? हाँ, तो मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या को कितनी होती है? 9। और पुरुष में कितना होता है? और स्त्री में 8। क्लियर हो गया।
चलिए, और आपने कहा क्या, यह थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, किस अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा मैम, थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है, थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम क्या है, थायरॉक्सिन। इसमें किस तत्व की प्रचुरता होती है, आयोडीन की। किसकी होती है मैम जी, आयोडीन की। तो जो कमवा आयोडीन करता है वही कमवा थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। तो जो कमवा आयोडीन की कमी से होता है वह कमवा थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से भी होता है। पूरा बात क्लियर है। चलिए अगला देखिए, कोबाल्ट न्यूक्लियोप्रोटीन के निर्माण में भी सहायक होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन के निर्माण में, किसके में, तो आप जान गए ना, न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन यह एक संयुक्त प्रोटीन है ना, जिसका निर्माण साधारण प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा होता है। इसमें भी क्या सा तत्व पाया गया मैम, कोबाल्ट पाया गया। कौन सा तत्व पाया गया, कोबाल्ट पाया गया। आपको जब हम लोग पढ़ेंगे वायरस में भी इसका बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। एक वैज्ञानिक थे बोडेन तथा डार्लिंगटन। बोडेन तथा डार्लिंगटन नामक वैज्ञानिक वायरस को न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में परिभाषित किए थे। वायरस को किस रूप में परिभाषित किए थे, न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में परिभाषित किए थे। इसलिए बोडेन तथा डार्लिंगटन नामक वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात क्लियर है। आप जानते हो वायरस का खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, इवानोस्की है। वायरस का खोज किसने किया मैम, इवानोस्की। लेकिन वायरस को न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में परिभाषित किसने किया था मैम, बोडेन तथा डार्लिंगटन। किसने परिभाषित किया था मैम, बोडेन तथा डार्लिंगटन नामक वैज्ञानिक परिभाषित किए थे। अब उन्होंने इस परिभाषा को देने के कारण उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों, क्योंकि उन्होंने बताया था कि जो वायरस शरीर का निर्माण होता है वो लगभग 94% प्रोटीन से होता है और 6% न्यूक्लिक अम्ल से होता है। बस समझे। तो न्यूक्लिक अम्ल मनुष्य शरीर में भी तो होता है। तो इसमें किस तत्व की प्रचुरता होती है, कोबाल्ट। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला देखिए, सब कार्य किया तो ठीक, नहीं कर पाया तो क्या होगा, कमी। तो कमी में पहला कमी क्या, भूख ना लगना। पहला दिक्कत क्या हो मन जी, भूख नहीं। और जब भूख नहीं लगेगा तो भार में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और जब भार में कमी आया तो शारीरिक वृद्धि क्या हो गया मैम, रुक जाएगा। और शारीरिक वृद्धि रुक गया तो मांसपेशियां क्या हो जाएंगी मैम, कमजोर हो जाएंगी। मांसपेशियां कमजोर भी हो गई और रक्त के निर्माण में सहायक नहीं हुआ तो कौन सा रोग हो गया, एनीमिया, रक्त अल्पता, एनीमिया हो गया। आप जानते हैं जब कोबाल्ट रक्त का निर्माण कर रहा है तो कोबाल्ट की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा कि नहीं, रक्त अल्पता हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अगला थायरॉक्सिन हार्मोन की क्या हो जाएगी मैम जी, कमी। क्योंकि जब कोबाल्ट थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है तो इसी कोबाल्ट की कमी हो जाने से थायरॉक्सिन हार्मोन की क्या हो जाएगी मैम, कमी। और थायरॉक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना। क्या करना है, ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना। बात समझ रहे हैं। जब जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है तब तब हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है ना, हमारे शरीर पेशियों में ऐंठन होने लगता है, जी मचलाता है, घबराहट होता है, चिड़चिड़ापन होता है। ये सब क्या, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हुई तो ऊर्जा की कमी होने में सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है। और इसकी कमी को दूर करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, कोबाल्ट। बात समझ। चलिए, थायरॉक्सिन हार्मोन की क्या कमी, और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती किस तत्व की कमी हो जाएगी मैम जी, आयोडीन की। किस तत्व की, आयोडीन की कमी हो जाएगी ना। चलिए, अगर इसकी हो गई मैम कोबाल्ट की अधिकता, क्या हो गई मैम जी, तो कोबाल्ट के अधिकता को कहते हैं मैम पोलीथाइथीमिया, पोलीसाइथीमिया। क्या कहते हैं मैम, पोलीसाइथीमिया। क्या कहेंगे, पोलीसाइथीमिया कहते हैं। किसके अधिकता को मैम, कोबाल्ट के अधिकता को पोलीसाइथीमिया कहते हैं। और पोलीसाइथीमिया का लक्षण क्या है, आरबीसी की संख्या में वृद्धि। आप भली भांति जानते हैं मैम, एक घन मिलीमीटर में लाल रुधिराणु की संख्या लगभग 55 लाख होता है। कितना लाख होता है, 55 लाख। जबकि एक घन मिलीमीटर में WBC की संख्या लगभग 6000 से लेकर 10,000 होता है।
और आप ये भी जानते हैं 1 घन मिलीमीटर में रक्त प्लेटलेट्स की संख्या लगभग 2.5 लाख होता है। तो आप यहाँ तो WBC और प्लेटलेट से मतलब है नहीं, मतलब किससे है मैम जी? RBC से। सामान्य दशा में हमारे रक्त में RBC है, रक्त आप जानते हैं 2 होते हैं, रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिका है। रक्त कणिका 3 प्रकार के होते हैं, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और रक्त प्लेटलेट्स। तो लाल रुधिर कणिका अर्थात जो जिसे हम लोग रेड ब्लड सेल कहते हैं, RBC कहते हैं, इनकी संख्या 1 घन मिलीमीटर में कितनी होती है? 55 लाख होती है। तो जब कोबाल्ट की अधिकता हो जाएगी तो RBC की संख्या, लाल रुधिराणु की संख्या बढ़ जाएगी। तो लाल रुधिराणु की संख्या बढ़ जाने के कारण मैम जी आप जानते हैं संख्या बढ़ने, उसमें चिपचिपापन व गाढ़ापन आ जाएगा। तो चिपचिपापन और गाढ़ापन आने के कारण आप जानते हैं हृदय रोग हो सकता है। बात समझ गए? अगला शिशु में कंजेस्टिव हृदय आघात होता है। तो जब वही बात इसमें भी आया, शिशु में देखिए क्या हो गया? कंजेस्टिव हृदय आघात मतलब RBC की संख्या बढ़ जाने के कारण हृदय के रोग हो गया। अगला मिक्सिडीमा, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहेगा। अगला थायराइड हाइपरप्लेसिया, अब देखिए मतलब आयोडीन की इतना ज़्यादा अधिकता होगा कि मतलब उनके शरीर का संतुलन ठीक प्रकार से नहीं रहेगा, ठंडी गर्मी का संतुलन जो होता है वो ठीक से नहीं होगा। तो इस तरह से मैं कोबाल्ट का संपूर्ण वर्णन समाप्त। लेकिन एक चीज़ और बचा अभी, अवशोषण। तो सगरों भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। लेकिन इसका अवशोषण कितना होता है? 70 से 80%। कितना होता है? 70 से 80% होता है। और इसका उत्सर्जन जो होता है किसके द्वारा होता है? मल मूत्र के द्वारा। मल के द्वारा, मल मूत्र के द्वारा कितना होता है? 20 से 30%। भाई एक 70 से 80% अवशोषित हो गया, तो जो बचा वही क्या हो गया? उत्सर्जित हो गया। ठीक। और दैनिक आवश्यकता, देखिए दैनिक आवश्यकता हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? 0.1 से 1 मिलीग्राम प्रति दिन। देखिए कुछ पुराना जितने तत्व पढ़े हैं सब में दैनिक आवश्यकता बताया गया ना, तो कहीं कहीं मिस्टेक हो गया है। दैनिक आवश्यकता RDA 2020 के अनुसार कहीं कुछ कम या ज़्यादा गलत हो गया है। तो जैसे खनिज लवण समाप्त होगा हम लोग एक बार खनिज लवण का RDA अलग से पढ़ेंगे, ठीक है? ताकि जो मतलब कम ज़्यादा हुआ या जैसे अभी यही देखिए, ये पिछली बार वाला है 2010 वाला RDA के अनुसार है, 2010 RDA के अनुसार ही है मैम, ठीक है? लेकिन 2020 पढ़ना है, तो 2020 वाला हम लोग कायदे से एक बार खनिज लवण का RDA पढ़ खत्म कर। जैसे खनिज लवण चल रहा है, अब खनिज लवण कुछ 24 खनिज लवण का नाम लिख देंगे और किसको कितना लेना है एक साथ पूरा व्यक्त कर देंगे, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि नहीं? हाँ, तो सो इससे वर्णन समाप्त हो, ठीक? हाँ हाँ एक मिनट हाँ 1 मिनट सूचना देना है। सूचनाएं देना आवश्यक। सूचना यह है मुख्य सेविका का बैच शुरू होगा। तो मुख्य सेविका का बैच शुरू होगा कब से? सोमवार से। आपकी सोमवार से मुख्य सेविका का बैच शुरू होगा और टाइम होगा मैम जी 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। 10 बजे से कितने बजे तक मैम? 1 बजे तक। इस बात को सब लोग शेयर कीजिए। मुख्य सेविका का बैच कितने बजे शुरू होगा? 10 बजे से 1 बजे तक, ठीक? बंद।